नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे आज विधानसभा सत्र का आयोजन महिला विधायकों के लिए किया गया है और इस दौरान विपक्ष ने किसान के मुद्दे को जमकर उठाया। साथ ही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के भी सरकार को घेरने का काम महिला विधायकों ने किया। देखिए, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी जो लागत मूल्य है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उर्वरक के दाम 4 गुना बढ़ गए, खाद के दाम, बीज के दाम, बिजली और डीजल जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसके दाम आज 100 रुपये के पार चले गए। डीजल से ही सिंचाई, बढ़ाई, बुआई, कटाई हर चीज़ डीजल पे आधारित है। तो मेरा सीधा सा एक सवाल है कि अगर ये जो लागत मूल्य माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उत्तर में जो आया, मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को देखते हुए जो उनकी लागत बढ़ रही है, क्या इस पर केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजेगी कि ये अपर्याप्त है और इसको बढ़ाया जाए? ये मेरा एक सवाल है। हुई है सूखा और बाढ़ की वजह से, उसको क्या उन किसानों को राहत देगी सरकार? कोई मुआवजा देगी सरकार? कोई मुआवजे का प्रबंध करेगी? दोनों का उत्तर मानिए। डीजल के मूल्य और कास्ट बढ़ने की बात कही है मान्यवर, तो हम आपको माध्यम से पूरे सदन को ये जानकारी देना चाहते हैं कि 1 सितंबर का मूल्य है डीजल का मान्यवर। डीजल का जो हमारे ऊपर इस समय उत्तर प्रदेश में जो बैट है वो हम 1 लीटर पर 12 रुपये 76 पैसे ले रहे हैं और डीजल का कुल मूल्य लखनऊ में 89 रुपीज़ 74 पैसा है। और जरा आज उन राज्यों का भी देख लें कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर बाकी राज्यों की सरकार है, उन राज्यों को देख लें। ये जानकारी हो गई, ये पूरे सदन सुनिए उत्तर सुनिए, पूरे सदन को ये जानकारी होना चाहिए। जानकारी सुनिए। आपने एक बात उठाई तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। सुनिए मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। राजस्थान जयपुर में 1 लीटर पर जहां हम 12 रुपये 76 पैसे टैक्स लेते हैं, जयपुर में 16 रुपये 63 पैसे। जब सवाल जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रदेश के हाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब दे रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए। आंध्र प्रदेश में 21 रुपये 66 पैसे, तेलंगाना में 20 रुपये 31 पैसे, तमिलनाडु में 17 रुपये 78 पैसे, उड़ीसा में 17 रुपये 90 पैसे, पश्चिम बंगाल में 15 रुपये 33 पैसे, महाराष्ट्र में 17 रुपये 41 पैसे और झारखंड में 17 रुपये 48 पैसे, छत्तीसगढ़ में 18 रुपये 24 पैसे, दिल्ली में 13 रुपये 8 पैसे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज भी माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे कम डीजल के ऊपर बैठ है, सबसे कम। और जहां 100 रुपए की बात आप कर रही हैं, 301, ये अपने आप में वो उन राज्यों में जहां पर दूसरे लोगों की सरकारें हैं और जहां पर इत्तेफाक से आपका समर्थन भी है, वहां पर हमसे ज्यादा बैठी है। 301 बता दें, पहले 301। ये अपने आप में जानकारी भी होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न था कि क्या सरकार जो किसानों की आय के सापेक्ष जो बढ़ी है, जो दुगनी हो गई, जो उनकी लागत दुगनी हो गई, क्या उसके सापेक्ष प्रस्ताव करेगी कि यहाँ पर उसको बढ़ाया जाए, इसको रिवाइज किया जाए? मेरा सीधा सा सवाल। तो वहाँ तक माननीय मंत्री जी ने डीजल के दाम पर बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त कर, आपने पूछा था ना, इसीलिए बताया। मैंने तो और भी आपने डीजल का नाम पूछा था, खाद का भी पूछा था, वो भी आप ना पूछती तो ना बताते। भी पूछा था, बिजली का दाम भी पूछा था, वही बिजली का दाम नहीं, इस प्रश्न के उसमें नहीं आता ना। जो ऐलान किया बिजली का दाम मैनिफेस्टो में था कि आप मुफ्त बिजली देंगे किसानों को सिंचाई के लिए। कल ही बिजली मंत्री जी का जवाब आया है कि हम नहीं करेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कितनी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है। मेरा सीधा सा सवाल उस पर जवाब आ जाए। क्या सरकार ये प्रस्ताव करके बाहर, ये तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है, वहां भी है, तो क्या सरकार ये प्रस्ताव करके भेजेगी? डीजल और पेट्रोल के दाम में आपने देखा होगा 2 बार वैट और एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया, काफी कम किया गया। एक समय डीजल के दाम
100 रुपये से ज़्यादा पहुंच चुके थे, आज 89 रुपीस में है। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के दीपावली के एक दिन पहले इनमें 12-12 रुपये की कमी की थी और लगातार हम इसके बारे में हैं। अभी पिछले दिनों आपने इस बात को भी देखा होगा कि किसानों को बिजली के दाम पहली बार हुआ है, अक्सर होता था बिजली के दाम तो बढ़ते थे लेकिन किसानों को दी जाने वाली बिजली की कीमत कम हो जाए, इसका भी सरकार ने कार्रवाई शुरू की और पहली बार विद्युत नियामक आयोग के साथ मिलकर के इस व्यवस्था की कि किसान को कम पैसा देना पड़े और उसके लिए एक व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर लागू की गई। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में आज 22 सितंबर को मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष दाखिल कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख मुकर्रर करी है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू याचिकाकर्ताओं की याचिका पर मामले की सुनवाई के योग्य माना था, यानी कि पोषणीयता तय कर दी थी और 22 सितंबर को सुनवाई की तारीख भी तय हुई थी, यानी कि आज की तारीख। फिलहाल कार्बन डेटिंग के लिए वकील ने अपना पक्ष रखा है, तो इसकी सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय हुई है। आज माननीय न्यायालय में जैसे ही ये 8 सप्ताह का जो समय मुस्लिम समाज ने मांगा था, माननीय जिला जज ने उनको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ये जो 8 सप्ताह का कहे नहीं, ये बात आप गलत अध्ययन की आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ये 8 सप्ताह उनका खारिज कर दिया। दूसरा चीज, 16 लोग जो 110 के अंतर्गत दाखिल होना चाहते थे, उसमें माननीय जिला जज ने यह कहा कि जिनके भी अधिवक्ता या स्वयं उपस्थित हों उनका नामांकन किया जाए, अन्यथा नहीं। 8 लोग उपस्थित थे, उनका नाम दिया गया। तीसरा बिंदु, माननीय विष्णु शंकर जैन जी हिंदू पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग की मांग रखे, इसलिए कि डेटिंग की मांग रखे और स्वीकार कर लिया गया 29 तारीख को, जो 29 सितंबर का तारीख है, जिसमें मुस्लिम समाज जैसे ही जो है कार्बन डेटिंग की मांग रखे, वो आपत्ति करने लगे। लेकिन जिला जज ने वो शांत कराया कि शांत तो रहिए, और 29 तारीख तक उनको आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया। मात्र 3 बिंदु पर चर्चा हुई। कोर्ट में विपक्षी द्वारा एक जवाबदेही दाखिल की गई, जो उन्होंने आपत्ति दिया था उसका उन्होंने खारिज हो गया। अब विपक्षी द्वारा आपत्ति आई, जवाबदेही दे दिए हैं और वादी द्वारा एक कार्बन डेटिंग की जांच की प्रार्थना पत्र दिया गया और जो वादी बनने के लिए प्रार्थना पर 16 लोग दिए थे, सबको खारिज करने के लिए प्रार्थना पर आपत्ति दिया गया, उस पर बल दिया गया। न्यायालय द्वारा 29 तारीख को उस पर आपत्ति आहूत करके 29 सितंबर कार्बन डेटिंग पर नोटिस जारी कर दिया गया है, तो उस पर आगे क्या होगा? नोटिस जारी नहीं किया गया, विपक्षी से आपत्ति मांगी गई है कि उनका कोई आपत्ति तो अपना आपत्ति दे दें। उस पर आगे क्या होगा? 29 तारीख को आपत्ति देंगे, आप सुनवाई होगी। जो हमारी एप्लीकेशन थी कार्बन डेटिंग की, कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है और 29 तारीख को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से उनको ऑब्जेक्शन मांगा है, उसके डिस्पोजल के लिए 29 तारीख रखी गई है। साथ ही साथ जो उसमें पार्टी बनने की दरखास्त थी, कोर्ट ने उस पर हमारा ऑब्जेक्शन मांगा था, हमने दाखिल कर दिया है। 29 तारीख को उस पर कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगी। तीसरी बात, जो 8 हफ्ते का समय मांगा गया था, उस 8 हफ्ते के समय मांगने की रिक्वेस्ट को मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने रिजेक्ट किया। आज की सुनवाई माननीय न्यायालय ने जो है सबसे पहले सुनवाई शुरू किया कि मुस्लिम पक्ष का जो प्रार्थना पत्र था कि ये सुनवाई। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि 8 हफ्तों का समय उन्हें मुकर्रर किया जाए, लेकिन फिलहाल उसको खारिज करते हुए कार्बन डेटिंग पर आपत्ति मांगने का समय 29 सितंबर को तय किया गया। देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज, अदालत में जब सुनवाई हुई तो 8 सप्ताह के जो कोर्ट मांगा गया था मुस्लिम पक्ष द्वारा समय, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उसे खारिज करते हुए रूल 110 एप्लीकेशन पर 29 तारीख को सुनवाई का उन्होंने जिला जज ने आदेश दिया है। और वहीं जो रूल 10 की बात कर रही थी, कार्बन डेटिंग की बात की जा रही थी, पुनः सर्वेक्षण की बात मैंने कहा था, वो अब सामने आ गई है कि वहाँ जो शिवलिंग मिला है, अब पुनः उसका सर्वे हो और उसकी तरफ अब जो है, जो वादी पक्ष हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है विष्णु जैन, उनका कहना है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब तक पूरा सर्वे न हो जाए, पूरी मैपिंग वहां की न हो जाए, तब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आखिर हमारी चीजें कहाँ कहाँ है और क्या है। और उसको लेकर जिला जज में काफी तीखी बहस भी हुई काफी देर तक, जिसको लेकर विष्णु जैन ने पक्ष भी रखा कि वहाँ जो हमारे हिंदू
मंदिर के अस्तित्व है उनको पूरी तरह से सर्वे करके बिल्कुल। खंगाला जाए। और यही वजह है कि शायद कार्बन डेटिंग के लिए जो है अनुमति मांगी गई है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आतंकी गतिविधियों और इनके अंजाम देने वाले इनके मददगारों के खिलाफ केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी बेहद सख्त नजर आ रही है। इसी क्रम में गुरुवार को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। टेरर फंडिंग को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के दफ्तरों में देश भर में छापेमारी कर रही है और 13 जिलों में ये छापेमारी लगभग बताई जा रही है कि हुई है। 13 राज्यों में माफ कीजिएगा हुई है। लखनऊ के इंदिरा नगर की अगर बात करें तो दर्जी का काम करने वाले पीएफआई के यूपी प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया। उसके एक साथी के साथ बाराबंकी के नदीम को भी हिरासत में लिया गया है। राजधानी लखनऊ के साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूपी एटीएस के साथ एनआईए की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई करी है। इनमें सबसे ज्यादा पीएफआई के दफ्तरों में छापे डाले गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से अभी तक 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और 13 राज्यों की अगर बात की जाए तो टोटली 106 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो पीएफआई पर सबसे बड़ा एक्शन है। देश के 13 राज्यों में सबसे बड़ा एक्शन एनआईए और ईडी का ज्वाइंट ऑपरेशन है। यूपी के अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ, बाराबंकी, वाराणसी, बहराइच में छापे मारे गए हैं। यहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइंस पर। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? लखनऊ से भी गिरफ्तारियां हुई हैं, साथ में बाराबंकी, वाराणसी, बहराइच, इन 3 और जिलों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जी बिल्कुल, कल देर रात से ये छापेमारी शुरू की गई थी जिसमें अलग अलग जिलों पर छापे मारे गए हैं। 14 राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश भी शामिल था जिसमें छापेमारी की गई है। खास बात है लखनऊ से सबसे ज्यादा ऐसे गिनती सामने आई है जहां पर युवकों को हिरासत में लिया गया है। करीब 12 से ज्यादा युवक बताए जा रहे हैं जो लखनऊ और लखनऊ से जुड़े हुए थे। फिलहाल उनका कनेक्शन सीएनआरसी हिंसा से भी जुड़ा पाया गया है। माना यह भी जा रहा है कि जब 2019 में हिंसा हुई थी आंदोलन के दौरान, इसमें पत्रकारों की गाड़ियां फूकी गई थी, पुलिस की गाड़ियां फूकी गई थी, एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले किया गया था। उसमें जो लोग शामिल थे 54 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस समय 12 ऐसे लोग थे जो लखनऊ के इसी इलाके के रहने वाले थे और अब उन्हीं में से 4 ऐसे युवक हैं जिनका नाम सामने आया है और वो चारों युवक जेल में थे। फिलहाल 6 महीने पहले जो एक वसीम नाम का युवक जो जेल से बाहर आया है, उसी मामले जब सीएनआरसी के मामले में जेल गया था और 6 ही महीने पहले वो बाहर आया। उसके बाद से उसका पीएफआई कनेक्शन पुलिस खंगाल रही थी। एनआईए की टीम नदवा कॉलेज ही पहुंची थी जहां से उसने पढ़ाई की थी। उसके बाद से ही उसकी छानबीन तेज कर दी गई थी और उसके साथियों को लेकर भी छानबीन की जा रही थी कि वो किनके साथ इस तरह के पीएफआई से कनेक्शन से जुड़ रहा था। तो फिलहाल इस तरह के 12 ऐसे युवक हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा बहराइच है, बाराबंकी है और बनारस से 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आया है और ये भी देखा जा रहा है कि इनके और साथियों को किस तरह से वो कनेक्शन में है उनको भी खंगाला जा रहा है। टेरर फंडिंग को लेकर भी देख रही है कि उनको किसी तरह की फंडिंग कहाँ से हो रही थी, वो किस तरह से पूरी जो ऑपरेशन था वो किस तरह चल रहा था और उसमें फंडिंग को लेकर खासकर बिल्कुल ईडी की टीम भी पूछताछ कर रही है। जो पूरा कनेक्शन है एनआईए का, वो माफ कीजिएगा, एनआईए की जो पूरी कोशिश है कि किस तरीके से पीएफआई का पूरा नेक्सस चल रहा था और कितना बड़ा रोल पीएफआई का इस पूरी घटना में है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 19 दिसंबर 2019 एक ऐसी तारीख जब लखनऊ में हिंसा भड़की। मामला था सीएनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन का, जिसमें लखनऊ में कई ऐसे अलग अलग इलाके थे जहां पर हिंसा हुई थी। सरकारी वाहनों को फूका गया था और इसके अलावा जो गाड़ियां थी मीडिया की उनको फूका गया था। 54 से ज्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तारी की गई थी। और आप इस चौकी को देखिए, ये पहले मदेगंज चौकी थी जिसे आग के हवाले कर दिया गया था और यहाँ आग के हवाले करने के कुछ महीने बाद इस संज्ञान लेकर इसे फिलहाल अब थाना बना दिया गया है। लेकिन उस घटना के बाद कई ऐसे संदिग्ध थे जो पुलिस की निगाह में चढ़े थे। 12 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो इसी मदेगंज के आसपास के रहने वाले थे। अब उसी में से ज्यादातर नाम सामने आए हैं इस पीएफआई से कनेक्शन को लेकर। जब आज छापेमारी हुई है तो 5 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इसी आसपास के इलाके में रहने वाले हैं।
खास बात है कि जिस वसीम का नाम सामने आया है वो भी सीएनआरसी के दंगे में जेल में गया था और करीब 6 महीने पहले ही रिहा होकर बाहर आया था। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और कुछ चीजें भी बरामद की हैं जिसको संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल वसीम और उसके अन्य साथियों से पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है जिसमें सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर और लखनऊ का मध्यगंज इलाका शामिल है जहां पर छापेमारी की गई है। अभी वहां से करीब 12 से ज्यादा लखनऊ को जो ऐसे लोग हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये पूरा मामला सीएनआरसी के जो विरोध प्रदर्शन था और उसके बाद जब हिंसा हुई उससे जुड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि उससे जुड़े हुए ज्यादातर लोगों के नाम अब पीएफआई कनेक्शन में निकल कर आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फंडिंग हुई है वो उसी सीएनआरसी की जो हिंसा हुई उसके बाद से ऐसे लोगों को फंडिंग हुई। फिलहाल 14 से ज्यादा प्रदेशों में आज छापेमारी हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश में करीब 18 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बहराइच के भी एक लोग शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस उनसे सबसे पूछताछ कर रही है और अन्य नामों के खुलासे होने की जल्द संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक वहीद, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं यूपी में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश भी हो रही है। मौसम केंद्र लखनऊ ने गुरुवार को भी यूपी में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीतापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, औरैया, जालौन, झांसी और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई और येलो अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बादा, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार और इन जिलों में येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं हरदोई की बात करें, कानपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। आगरा, अलीगढ़, देहरादून, इटावा, उत्तरकाशी, कासगंज, हरिद्वार और हमीरपुर की। तो 8 तस्वीरें और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से दोनों ही सूबों में बारिश का कहर बदस्तूर जारी है। फिर चाहे वो हरिद्वार हो, देहरादून हो, अलीगढ़ हो, आगरा, लखनऊ, उत्तरकाशी या फिर कासगंज, हर जगह लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पानी की निकासी नहीं है और पानी की निकासी की वजह से नगर निगम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर अलर्ट जारी किया गया है और 25 तारीख तक बताया जा रहा है कि 25 तारीख तक बारिश हो सकती है, अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों पर नजर डाले तो साफ तौर पर काफी दुश्वारियों भरा ये होता है और ऊपर से अगर मौसम विभाग का अलर्ट आ जाता है तो आम जनता की चिंताएं और बढ़ जाती हैं। तस्वीरें राजधानी देहरादून की भी हमने देखी, पहाड़ों की भी किस तरह के हालात बन गए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य जरूर चल रहा है लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह ड्रेनेज फुल अपने पानी के उबाल पर चल रहे हैं तो सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है। इसी तरह पहाड़ों की तस्वीरों पर नजर डालें तो जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने सीधे तौर पर 25 तारीख तक का येलो अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। हालांकि जो खासतौर पर फोकस करने की बात कही गई है वो कुमाऊं मंडल पर है, लेकिन राजधानी देहरादून में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी देर के लिए अभी मौसम जरूर खुला था लेकिन फिर से बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रशासन लगातार इंतजामात में जुटा हुआ है क्योंकि उनकी कोशिश है कि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन निगम ने जो काम किया उसका खामियाजा अब लोगों को जरूर भुगतना पड़ रहा है और उनकी पोल खुलती भी नजर आ रही है। वहीं मथुरा में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। फरह के दीनदयाल धाम में शुरू हो रहे 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला परिसर में भी पानी भर गया। तो वहीं दोपहर को सीएम योगी आदित्यनाथ को मेले का शुभारंभ करने के लिए आना था, लेकिन जल जमाव के लगातार होने के चलते और बारिश के चलते मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। वो वर्चुअल माध्यम से किसान गोष्ठी को संबोधित करेंगे। डीएम पुलकित खरे ने इस बात की खुद पुष्टि करी है।
तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में गड़बड़ी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर विधानसभा में बड़े पैमाने पर नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी देने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैंने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष से जांच का अनुरोध करते हुए गलत तरीके से भर्ती हुए नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति निरस्त करने के लिए कहा है। एक बार फिर से सुनिए, निरस्त करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है कि विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदार भर्ती कराने के मामले में जांच कर रही एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी है। जैसे ही ये मालूम चला कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे ही प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं, उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं, उसको किस तरीके से तेज किया जा सकता है, कहां पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई है। उनके जो भी सुझाव हैं उन सुझावों पर अमल करने के लिए अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है। समय समय पर केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं, और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई, और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और हम लोगों ने यहाँ से चूँकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इस बार जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण से जो काम करने में एक चुनौती बन गई थी कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से कार्य प्रभावित न हो, लेकिन इस बार कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी इस्तीफा देकर भाजपा में शरीक हो गए। प्रमोद खारी ने बताया कि लगातार कांग्रेस पार्टी उनकी और उनके समर्थकों की उपेक्षा कर रही थी, जिसके चलते कई बार आलाकमान से कहने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। इसी को लेकर आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रमोद खारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनी जाती और न ही उनका आने वाले समय में कोई जनाधार है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है, लेकिन राज्य के बड़े अधिकारी सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है। देखिए, तमाम लोग जब बीमार होते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो आम पब्लिक हो, जहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं उनके सुविधाओं का वो जाते हैं उन अस्पतालों में। निश्चित रूप से जब हमारी सरकार 2017 में आई थी तब इस प्रदेश के अंदर 1000 डॉक्टर थे, आज 3000 से ऊपर डॉक्टर हैं यहाँ। आप देखेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आईसीयू हैं, वेंटिलेटर हैं। आज मजबूती से उत्तराखंड के अंदर जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, उनको मजबूती हमारी सरकार ने। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।